चलिए, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ बेसिक कोर्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक चार्ट का एनालिसिस करने बैठ जाता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है कि इस एनालिसिस करते समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब बहुत सारे प्लैनेट, है ना, या फिर पूरा चार्ट मेरे सामने होता है, तो इनिशियली शुरुआत में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। मेरे साथ क्या होता था कि मैं हाउस नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5-7 मिनट बाद देखता हूँ कि हाउस नंबर 12 को एनालाइज करने बैठ गया और मुझे नहीं पता कि कैसे पहुंच गया वहां पे। तो यूजुअली ये कंफ्यूजन होते हैं। तो ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हम लोग जो प्रेडिक्शन है या फिर मैं कहूँ एनालिसिस है, उसको एक प्रॉपर तरीके से कर सकें। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ लेयरिंग करना। मैंने अपने शुरुआती दौर में सीखा है, लर्निंग की है। अगर आपको ठीक लगे तो इस लर्निंग को फॉलो कीजिए। आपको लगता है कि नहीं, आपको सिस्टम को नहीं यूज करना, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप यूज करेंगे तो शायद आपको बेनिफिट हो जाए शुरुआत में। चलिए, तो क्या है ये लेयरिंग, कैसे करते हैं समझ लीजिए। सबसे पहले पहली लेयरिंग है ब्लैंक चार्ट। मुझे एक चार्ट ऐसा लेना है जिस चार्ट को मैं देख रहा हूं कि उसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन चार्ट। पूरा एग्जांपल अभी मैं 2 एग्जांपल लूंगा सेशन में, तुमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगली लेयरिंग की मैं केवल उन प्लैनेट को चार्ट में रखूंगा जो एक्चुअली वास्तव में मेरे लिए नीड में है, रिक्वायरमेंट में है। उसके बाद स्टेट ऑफ प्लैनेट, थोड़ी सी पोजीशन या स्थिति कैसी है, और दूसरा साइन। राशियां हम अक्सर भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, तो वो कैसे यूज होती है ये समझ लेंगे। उसके बाद नक्षत्र कैसे आपको और डीप में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। कुछ स्पेसिफिक योग जो मेरे एनालिसिस से संबंध है जिसका, केवल उनको हम ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे लेयरिंग में एक एग्जाम्पल से पहुंचते हैं तो जल्दी समझ में आएगा और शायद आपको एक बेटर फील हो कि हाँ, इस तरह से किया जा सकता है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, जो हम आपको दे चुके हैं, आप लोग कर चुके हो। हर साइन से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता है, हाउस आपको पता है, प्लैनेट्स के बारे में पता है, और नक्षत्र की पूरी डिटेल आपको हम दे चुके हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। चलिए, एक चार्ट जब मेरे सामने है तो एक बेसिक चीज समझ लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक हाउस है, 10th हाउस। किसी भी हाउस का रिजल्ट कौन देगा? हाउस लॉर्ड यानी भाव का स्वामी इसके रिजल्ट देगा। पहली चीज बेसिक ये है। दूसरा बेसिक ये है कि किसी हाउस में बैठा प्लानिट क्या करेगा। ये प्लानिट पहले तो अपने कारकत्व इस हाउस को देगा। ये कारकत्व अच्छे रूप में देगा या खराब रूप में देगा, ये दो ही चीजें होंगी। या तो इस हाउस की चीजों को खराब करेगा अपने कारकत्व से, या इस हाउस की चीजों को बढ़ाएगा, बेहतर करेगा अपने कारकत्व से। इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो एक प्लानिट जिस हाउस में है, पहली चीज अपने कारकत्व देगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वो जिस हाउस से संबंध रखता है, मान लीजिए ये 5th हाउस से संबंध रखता है, तो ये प्लानेट 10वें घर में बैठ के 5वें घर को 10वें घर से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। कैसे करेगा एग्जाम्पल में देखेंगे। बेसिक क्या है, दो चीजें हैं, अपना कारकत्व और जिस हाउस का लॉर्ड है उसको यहां से कनेक्ट कर देगा। अभी तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए, अभी एक एग्जाम्पल चार्ट हम ले लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले इस चार्ट में अगर मुझे 10th हाउस का एनालिसिस करना है, याद रखिए बिना फर्स्ट हाउस का एनालिसिस किए अगर आप 10th हाउस पे जा रहे हैं, मेरे लिए पाप है। जेन्युइनली ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना फर्स्ट हाउस का पूरा एनालिसिस किए आप 10वें घर का सीधा चले जाएं, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये चार्ट मेरे सामने आया है और अपने को इसको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज जो मैं जल्दी से देखता हूं वो ये है, क्या कोई प्लैनेट डेबिलिटेशन में है, नीच राशि में है? तो इस चार्ट में राहु केतु छोड़ दो, बाकी कोई प्लैनेट मुझे नीच राशि में या डेबिलिटेशन में नहीं दिखता है। दूसरा पॉइंट, क्या कोई प्लैनेट कॉम्बस्ट है या अस्त है? तो मुझे सूर्य को देखना है। सूर्य मुझे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में प्लेस मिलेगा। सूर्य के पीछे राहु है, आगे वीनस मरकरी है। सूर्य 29 डिग्री का है, यहाँ पे मैंने स्पेशली आपको डिग्री मेंशन करके दी है। सूर्य 29 डिग्री का है सजिटेरियस में। मरकरी अगले साइन में है 11 डिग्री का, यानी दोनों के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस है, जिसे कॉम्बस्ट होना या अस्त होना नहीं माना जा सकता। चलिए, सूर्य से वीनस की दूरी है 29 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि
8 डिग्री का डिफरेंस, ये डेफिनेशन के हिसाब से कॉम्बस्ट माना जाता है। पर यहाँ पे आप देखोगे सूर्य और वीनस, शुक्र और सूर्य का नक्षत्र दोनों सेम है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। अब यहाँ पे मैं इसको मानूंगा कि हाँ ये कॉम्बस्ट है, अदरवाइज 8 डिग्री में भी मैं सूर्य और शुक्र को आपस में कॉम्बस्ट नहीं मानता, मतलब वीनस को कॉम्बस्ट नहीं मानता अगर ये नक्षत्र अलग होते तो मुझे जल्दी से एक आइडिया मिल गया कि भाई वीनस मेरा, शुक्र मेरा कॉम्बस्ट है, यानी कि वीनस से रिलेटेड चीजों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं एनालिसिस। तो मैंने आपको कहा कि ब्लैंक चार्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ट में कितने प्लैनेट है, क्या है, किधर है। मैं शुरू करूंगा केवल पहले एक चीज से, वो है व्यक्ति कैसा है। फर्स्ट हाउस सेजिटेरियस। अब यहां से प्रोसेस ध्यान से समझना, क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे वो मुझे बात की बात है, सेशन के बाद डिस्कस कर लेंगे। बताओ ये व्यक्ति कैसा है, भूल जाओ कोई चार्ट में प्लैनेट है। 9 नंबर साइन फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व की राशि है। क्या ये पॉजिटिव फायर है, नेगेटिव फायर है? भाई जुपिटर का आधिपत्य है, काल पुरुष कुंडली का 9th हाउस है, 9 नंबर साइन है, फर्स्ट हाउस में है। तो ये पॉजिटिव फायर है, एलिमेंट जो है ये पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में मुझे दिखता है। अभी मुझे चार्ट में नहीं पता प्लैनेट है क्या है किधर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। सेजिटेरियस के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या है ये राशि? फिलोसोफर, फिलॉसफी देती है आपको, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, धर्म की तरफ रुझान होता है, इन सबसे संबंधित है ये राशि। ऑनेस्ट है, ईमानदार है, इस तरह की राशि है ये। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को दिखाने वाली राशि है। ये बेशक ऐसा लगता हो कि ये तो हमने पढ़ रखा है, ये आपने भी पढ़ा है, लेकिन कभी यूज करते हैं हम इसको चार्ट देखते समय कि ये इनमें से क्या चीज निकल के आएगी और क्या नहीं निकलेगी। ठीक है, वो समझना है हमको। और क्या है, 9 नंबर साइन या 9th हाउस, फॉरेन ट्रेवल, यानी कि विदेश यात्राएं, और या विदेश यात्राओं से गेन को, लाभ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको बताया है। 9 नंबर साइन सेजिटेरियस कारक है विजडम की, नॉलेज की, ज्ञान की। 9 नंबर साइन और जुपिटर, ठीक है, उसको वहां रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और प्रेस्टीज, आत्मसम्मान मांगती है, डिमांड है इस राशि की, ये आपको बताया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, खुद का आत्मविश्वास अच्छा होता है। दूसरा, एक चीज समझिए, ये फायर की राशि होते हुए भी काम, यानी कि शांति, शांत रहने वाले इंसान, क्यों? क्योंकि ये जो फायर है, ये जो तेज है, ये विजडम से होके आता है। और जब नॉलेज होता है तो अहंकार नहीं होता, आपके पास पीस होता है, हार्मनी होती है। तो इसलिए ये इस तरह के नेटिव जो है यूजुअली काम नेचर के होते हैं। काम का मतलब पराक्रम या साहस में कमी नहीं, काम का मतलब अहंकार ना होना, ठीक है, शीतलता होनी, इस तरह की चीजें हैं। और क्या है इस राशि में, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, भूतकाल या पास्ट में जीने वाले नहीं है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस संबंध में विचार करते हैं। इनके लिए एक पैटर्न है जो हमने आपको बताया है, सोच है, होल वर्ल्ड इज होम, मतलब कि सब कुछ ये अपना समझ के चलते हैं, मान के चलते हैं कि सब कुछ समान रूप से सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, इस तरह का एक राशि है। अभी बताया पॉजिटिव साइन फायर है, और ऐसी पॉजिटिव फायर को, अग्नि को क्या चाहिए, हमेशा मूवमेंट चाहिए, स्थिरता, शिथिलता, कुछ ना करना, रुक जाना, ये इनकी नियति नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, क्योंकि इसको मूवमेंट चाहिए, और इनका नजरिया बहुत बड़ा होता है। ये बेसिक्स है। अब हमारे कीवर्ड्स क्या है, धनु राशि के आपको जो कीवर्ड्स बताए हैं वो क्या है? सिंगल 4-5 लाइन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबी दूरी की यात्रा है। दूसरा, रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी। तीसरा, एजुकेशन, शिक्षा, हायर एजुकेशन, विजडम, नॉलेज, फिलॉसफी उसी में आ जाता है। और एक्सपेंशन, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट हैं, फ्यूचर में ध्यान रखने वाले हैं, और ग्रोथ चाहते हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए एक्सपेंशन की राशि है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अभी इसके बेसिक्स देख के क्या बता सकते हैं पर्सन क्या है, किस तरह का है, बैकग्राउंड क्या होगा? देखिए, मुझे अगर कोई पेंटिंग बनानी है, मुझे अगर कोई पेंटिंग बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड का कलर क्या है, उस हिसाब से मैं कलर चूज करूंगा। बैकग्राउंड व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है, काला है, लाल है, पीला है, ये पता किए बिना आप अगर पेंटिंग के बारे में सोचने लग जाओगे तो काम चीजें नहीं बनाएंगी, ठीक है। ये बार बार क्यों कह रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। चलिए,
तो मुझे ये मिल गया। क्या मैं अब केवल 9 नंबर साइन देख के मुझे समझ में क्या आता है? विज़डम, नॉलेज, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, गेन फ्रॉम फॉरेन, ट्रैवल, ऑप्टिमिस्टिक, ईमानदार, पॉजिटिव चीजें, कुछ-कुछ चीजें पॉजिटिव समझ में आती हैं। यहाँ तक एक बेस मेरा बनता है कि बस अभी लेयर नहीं की, अभी तो केवल ब्लैंक चार्ट देखा है। अब देखूंगा कि भाई आगे आने वाला प्लैनेट क्या करेगा। फर्स्ट हाउस में सूर्य प्लेस्ड है, बस एक प्लैनेट, मुझे और दूसरे से मतलब ही नहीं है फिलहाल। क्या क्या चीजें हैं? देखो, सन इन सेजिटेरियस, ये आपको स्पेसिफिकली बताया है। सेजिटेरियस में सूर्य होगा, ये ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है। आपके लाइफ का पर्पस है चीजों को एक्सप्लोर करना, डीप में जाना, उनके बारे में, उनके मीनिंग समझना, पर्पस समझना, फिलोसफिकल एटीट्यूड देता है। क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में ही ये कॉम्बिनेशन बना है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा अपनी जो पसंद की चीजें, अब चूंकि सेजिटेरियस में है तो नॉलेज है, विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, इसके बारे में सर्च करना, इसके बारे में पढ़ना, जानना, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगा। मैंने आपको बताया प्लैनेट जिस हाउस में है वहां कारकत्व देता है। क्या कारकत्व है सूर्य के? सूर्य आपकी सोल है, आत्मा है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, प्रेस्टीज है, सम्मान है, सरकार है। ये जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग, सबको पता है ना। सूर्य यहाँ अपने अच्छी चीजें छोड़ेगा कि खराब चीजें छोड़ेगा, मुझे ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? सूर्य जिस हाउस में है, क्या वहां अच्छा है? काल पुरुष कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च राशि का होता है, तो हाउस वाइज भाव की दृष्टि से सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है। चलिए, सूर्य जिस साइन में है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। सेजिटेरियस गुरु की राशि है, फ्रेंडली साइन है। और चूंकि कालपुरुष कुंडली में सूर्य पांचवें घर का लॉर्ड है और है नवे साइन में, यानी त्रिकोण का लॉर्ड एक दूसरे ट्राइन में त्रिकोण में है, तो इस हिसाब से भी अच्छा है। यानी अब मैं बोल सकता हूं कि सूर्य भाव और राशि दोनों के हिसाब से अच्छा है। दूसरा, जुपिटर चूंकि यहाँ पे है, यानी कि ये तात्कालिक मित्र भी हो गए, यानी अति मित्र की राशि में हो गया। नेचुरल मित्र है, फ्रेंड है, और तात्कालिक मित्र भी हो गए हैं। यानी कि सूर्य हर तरह से अच्छा है, यानी कि सूर्य के जितने भी कारकत्व हैं उनमें से अच्छे पॉजिटिव कारकत्व यहाँ छोड़ेगा, सिग्निफिकेशन यहाँ पे छोड़ेगा। क्या करेगा सूर्य यहाँ पे? फर्स्ट हाउस में अपने कारकत्व देगा और फर्स्ट हाउस की अच्छी चीजों को नाइन्थ साइन यानी सेजिटेरियस की चीजों को और बढ़ा के देगा अच्छे रूप में। जैसे आप अगर ये ज्ञान है तो ज्ञान की श्रेष्ठता पे ले जाएगा, ऊंचाइयों पे ले जाएगा, आपके विजडम को, नॉलेज को, आपके सम्मान को बेहतर स्तर देने का काम करेगा, सरकार से फेवर दिलवाएगा, ये सब चीजें करेगा। यानी कि सूर्य की तेज, सूर्य की एनर्जी, सूर्य का जो आपका ऑरा है वो आपकी सेजिटेरियस की क्वालिटी को बढ़ा देगा, निखारेगा। कैसे? पॉजिटिव सेंस में। तो अभी मुझे जो मैंने बैकग्राउंड देखा अपना सेजिटेरियस का कि पर्सन कैसा है, ये प्लैनेट आके उसको खत्म नहीं कर रहा, खराब नहीं कर रहा, ये उसकी क्वालिटी को और निखार के देगा और बेहतर बनाएगा। यानी मेरा अभी बैकग्राउंड सेजिटेरियस का और मजबूत हो गया है। ठीक है, चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला है मेरा प्लैनेट कि भाई मेरा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किस जगह पे है। तो सबसे पहले मैंने मार्स भी यहाँ इसलिए ले लिया है कि एक साथ में कर लेंगे, एक करूंगा एक एक करके ही। ठीक है, मैंने अभी क्या मुझे मिला है, अच्छा हाँ एक चीज और है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। सूर्य जो है, मैंने कहा था किस हाउस को जोड़ेगा। सूर्य साइन नंबर 9 में है, लेकिन नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है जो हाउस नंबर 1 में है। क्या सूर्य यहाँ पे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाता? ना केवल व्यक्ति 9 नंबर साइन या सेजिटेरियस का व्यक्ति है, बल्कि 9th हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में है। यानी कि अब मेरा सेजिटेरियस धनु राशि की क्वालिटी और 9th हाउस के इन्फ्लुएंस बहुत प्रेमिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस है, कोई बहुत बड़ा एनालिसिस है, कुछ नहीं है। नवे हाउस का लॉर्ड 9th भाव का स्वामी फर्स्ट में बैठा है, तो 1 और 9 का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मुझे बनता हुआ यहाँ पे मिलता है। 1 9 यानी व्यक्ति सेजिटेरियस है और 9th हाउस की अच्छी क्वालिटी सूर्य निखार के मुझे दे रहा है। चलिए, जुपिटर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 11वें घर में, बाय हाउस बहुत अच्छा है क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11वें हाउस में हाउस ऑफ गेन, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में चला जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज, 11वां घर क्या देता है, जिस हाउस में है वहां से क्या रिलेट करेगा?
गेन्स का हाउस है, प्रॉफिट का है, लाभ का भाव भाव है, ये सब जानते हैं हम। फ्रेंडशिप का है, आपकी मित्रता कैसी होगी, किस तरह की होगी, उसको दिखाता है ये। आपके सोशल ग्रुप को दिखाता है, सामाजिक उठ-बैठ को दिखाता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, ठीक है? और इसी वजह से जब आप कोई ऐसे प्रयास करते हो जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छे हैं या खराब हैं, वो भी 11वां घर दिखाता है, क्योंकि आपके सोशल एफिलिएशन, सामाजिक जो आपका संबंध है, उसको दिखाता है। मैंने आपको बताया कोई प्लैनेट किस घर में है, वहां अपने कारकत्व छोड़ता है। आपके फ्रेंडशिप वाले हाउस में या सोशल ग्रुप वाले हाउस में एक जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो आपके संबंध किस तरह के लोगों से होंगे या आपके साथ रहने वाले लोग किस तरह के होंगे, उनमें जुपिटर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी तक जो मैंने देखा कि सैजिटेरियस 1 और 9 का कॉम्बिनेशन मिला, क्या यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन इस हाउस की वजह से खराब होता दिख रहा है? नहीं हो रहा, बल्कि ये चीजें और उस सैजिटेरियस के प्रभाव को बढ़ाएंगी ही, क्योंकि ये पॉजिटिव चीजें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। क्या कोई जुपिटर यहाँ खराब चीज लेगा इसमें? ये अभी समझेंगे साइन की वजह से। हाउस वाइज तो सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनोवेशन और रिसर्च की भी कहीं ना कहीं 11वां घर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए। साइन कौन सा है? पहले ये समझिए कि जिस साइन में है वहां खराब है, अच्छा है। वीनस हमने देखा था कुंडली के सेकंड हाउस में है, तो जुपिटर से 2 3 4 में बैठे प्लैनेट तात्कालिक मित्र हैं। यानी जुपिटर के लिए, गुरु के लिए अब ये साइन क्या है, ना तो मित्र का है ना शत्रु का है, ये न्यूट्रल मान लेता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। तुला राशि में है। तुला राशि का मतलब है स्केल, तुला, तराजू, मेजरमेंट, नापना। क्या क्या बताया है आपको तुला राशि के बारे में? तुला राशि के नेटिव बहुत ज्यादा साहसिक नहीं होते, साहस की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तुला राशि ये बताती है मुझे, हो सकता है कि असेंडेंट लॉर्ड है, लग्न का स्वामी वहां बैठा हो, तो हो सकता है नेटिव ऐसा बन जाए, इसलिए मैंने आपको ये बोला। मच ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग ज्यादा देती है, 7वां साइन है तो ट्रैवलिंग का साइन है ना, यात्राओं का है। क्या मुझे कुछ क्लिक करता है? 9 नंबर साइन सेजिटेरियस में मैंने पढ़ा कि फॉरेन ट्रेवल और गेन फ्रॉम फॉरेन, और तुला राशि भी ट्रैवलिंग की है। तो क्या कुछ कनेक्ट होता है? हाँ, मुझे कुछ कनेक्शन मिलता है जिसे मैं एक तरफ उठा के रख देता हूँ, आगे काम आएगा। जो लिंक होती जा रही है चीजें, उनको मैं एक तरफ रख देता हूँ, या आप लिख के रख सकते हैं। चलिए आगे। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? 7वां साइन है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है, होटल्स को रिप्रेजेंट करता है, एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट कर, अब वीनस का है और प्रभाव कॉस्मेटिक को रिप्रेजेंट करता है। इनसिंसियरिटी, निष्ठा, लगन ना होना, एक्चुअली इसका मतलब है कि जब आप कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी लगन के साथ उस काम को नहीं करते, कुछ कमी रह जाती है, ऐसा तुला राशि के साथ कहा जाता है। कॉस्मेटिक के शौकीन हैं, खुद को सुंदर बनाना, कॉस्मेटिक के शौकीन मतलब लग्जरी में विश्वास रखने वाले, बहुत ज्यादा वीनस वाली चीजें चाहिए। हो सकता है कि जुपिटर यहाँ पे खराब हो, तो क्या लेगा? वीनस की खराब वाली चीज है, मतलब कॉस्मेटिक, भोग विलास में पड़े रहना, है ना, इस चीजों का कंजम्पशन ज्यादा करना, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। अपोजिट सेक्स के बारे में सोचते रहना, अगर मेल है तो फीमेल की तरफ ज्यादा आकर्षण होना, या फीमेल है तो मेल की तरफ ज्यादा आकर्षण होना, ये तुला राशि ये चीजें मुझे देती है। अब जो तुला राशि है उसके अपने कीवर्ड जो आपको हमने दिए हैं वो क्या है, वो देख लेते हैं। बैलेंस, हार्मनी और जस्टिस। 7वीं साइन बैलेंस का है, तुला का है, न्याय का है, और इसीलिए लीगल प्रोफेशन के लिए हम तुला राशि को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अ, एक चीज समझिए, अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, तो तुला राशि लिब्रा उसका भी कारक हो जाती है। क्या यहाँ मुझे कुछ कनेक्ट होता है जो मैंने अभी पहले पढ़ा है उन चीजों से? जुपिटर का 11th हाउस में होना सोशल ग्रुप या सोशल बेटरमेंट के लिए काम आता है, 11वां घर। और राशि भी आपको ऐसा बना देती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ ऑनेस्टली, ईमानदारी से बेहतर कर पाए। क्या डॉट कनेक्ट होते हैं? अगर होते हैं तो मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को भी एक साइड में रख लूंगा, या लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलिए। तुला राशि थोड़ा सा डिपेंडेंसी ऑन अदर्स दिखाती है, ऐसे नेटिव दूसरों पे कुछ समय या कुछ समय डिपेंडेंट रह सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं, इस राशि में ऐसा देखा जाता है। इसको बिजनेस और उससे कनेक्ट अभी मत कीजिएगा।
अगली चीज जो मुझे देती है वो है जो हमारे कीवर्ड्स हैं, वाइज, बुद्धिमान और अच्छे वक्ता। तो सेजिटेरियस साइन मुझे ऑलरेडी विजडम, नॉलेज, ज्ञान ये देता है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन मुझे मिलता है। एक नई चीज जो मुझे मिलती है लिब्रा, क्योंकि लीगल की राशि है, बैलेंस क्रिएट करती है, जस्टिस क्रिएट करती है, बुद्धिमत्ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छा वक्ता ही लीगल प्रोफेशन में जाने की क्षमता रख पाएगा, तो ये उसको भी सपोर्ट करती है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि जुपिटर में लिब्रा है, सॉरी लिब्रा में जुपिटर है, गुरु है, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि नेटिव क्या बैकग्राउंड है, तब मैं जाके आगे समझ पाऊंगा कि इसको क्या सूट करना चाहिए। ठीक है, और मैंने ये आप खुद करोगे, मैं तो आपको जो जो हमने बताया है आपको राशियों के बारे में वो सामने दिखा रहा हूँ। अब मुझे बताएं गौर से एक चीज, जुपिटर जैसा प्लानेट है यहां बैठा है, ये क्या लेगा, इस राशि में से क्या लेगा? क्या ये ऐसा पर्सन होगा जो बहुत साहस नहीं होगा? फर्स्ट हाउस में सेजिटेरियस में बैठा सूर्य क्या ऐसा होने देगा? ये मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम इसीलिए कंफ्यूज है कि यहाँ हाँ है वहां ना है। मुझे देखना है प्रखर इंपॉर्टेंट चीज क्या बन रही है। सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ के क्या आपको करेज में, साहस में कमी होने देगा? नहीं होने देगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल, जब सेजिटेरियस आपको ट्रैवलिंग दे रही है, धनु राशि ट्रैवलिंग दे रही है, लिब्रा भी दे रही है, तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी उठा के रख लेता हूँ एक तरफ। बिजनेस, बैंक, होटल, एंटरटेनमेंट अभी इनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि करियर वाली बात अभी नहीं कर रहा, पर्सन को जानना चाहता हूँ। ठीक है, लगन ना होना, थोड़ा सा लगन में कमी होना, हाँ ये हो सकता है। सूर्य कारक है एनर्जी का, ओज का, लेकिन कहीं हो सकता है, मुझे अभी आइडिया नहीं है, ये डाउटफुल सिचुएशन है, कोई बात नहीं है। इसलिए यही तो लेयरिंग करना है मुझे, यही तो समझना है। अब एक पॉइंट, क्या ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से वीनस के कामों में इन्वॉल्व होगा? मतलब कि वीनस के अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, भोग विलास में रहने वाला व्यक्ति, क्या ये इस तरह का व्यक्ति होगा? क्या ये नेगेटिव साइन है जुपिटर के लिए? नहीं है, तात्कालिक मित्र हो गया तो न्यूट्रल हो गया। दूसरा, क्या इस व्यक्ति के बैकग्राउंड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में जब बैठा है, तो क्या वास्तव में जुपिटर यहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेगा? ये कॉमन सेंस है, आप खुद सोच लो। मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं आपके सामने बस ये बता रहा हूँ कैसे चीजों को रखोगे, चार्ट कैसे एनालाइज करोगे, बैकग्राउंड कैसे चेक करोगे एक पर्सन का। तो यहाँ मुझे मुझे पर्सनली हिंट आएगा कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सूर्य का अच्छा पोजीशन, जुपिटर का हाउस अच्छा, सेजिटेरियस साइन होना, मुझे बहुत कम उम्मीद है। हाँ, अगर ये जुपिटर यहाँ पर डेबिलिटेशन में होता, एक्सट्रीम एनिमी साइन में होता, तो मैं कहता कि ऐसा व्यक्ति भोग विलास भी में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर डाउट है तो मैं नहीं कहता कि भूल जाओ, क्योंकि मैंने कहा है। इसको लिख दो डी है, ये डाउटफुल सिचुएशन है, आगे देखेंगे कि क्या इस चीज से छुटकारा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। आपकी मर्जी है, आपको कैसे एनालाइज करना है। आपको डाउट है रख लो अपने पास में। चलिए, कीवर्ड्स हमने ले लिए हैं। कीवर्ड्स में मुझे क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही है, जुपिटर खुद एक अच्छा प्लानेट है, सेजिटेरियस साइन है, तो बैलेंस, जस्टिस, न्याय जाएगा। 11वां घर और सोसाइटी के लिए चीजें करना, हाँ ये मुझे समझ में आता है कि ये यहाँ से लेगा। डिपेंडेंसी का मुझे पता नहीं है, लेकिन चूंकि सूर्य है तो थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है कि खुद की ताकत से या दम से कुछ कर ले। डिपेंडेंसी हो भी सकती है, नहीं भी, डाउटफुल है। हाइज बुद्धिमत्ता बिल्कुल होगी, जो सजिटेरियस साइन है, सूर्य बैठा है, निखार के देगा क्वालिटी को, और तुला राशि भी बताती है। एक नई चीज अच्छा ये मुझे मिलती है, इस साइन की देन है, और जुपिटर कारक है विजडम का, नॉलेज का, तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव चीज है, तो ये ले ले, व्यक्ति अपने अंदर ले ले इस चीज को। अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्म क्या क्या है? लॉन्ग ट्रेवल वाली चीज कंफर्म है मुझे, ऑनेस्टी, सोसाइटी के लिए काम करना, बैलेंस, जस्टिस, न्याय, ये चीज क्लियर है। कुछ कुछ चीजें मुझे एकदम क्लियर है कि यहाँ होंगी। चलिए, अभी एक दूसरा प्लैनेट है मेरे पास, वो क्या है? मार्स है। क्यों लिया? क्योंकि ये केवल एक ही प्लैनेट है जिसका सेवंथ हाउस के लॉर्ड, सॉरी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे इन्फ्लुएंस है। जैसे ही आप ये देखोगे आपको समझ में आएगा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड के साथ फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है। क्या ये 1 5 9 का कॉम्बिनेशन नहीं है? 1 5 9 हाउस का मतलब है धर्म त्रिकोण। 1 5 9 धर्म त्रिकोण, ये सोचो। तो जब ये सोचूंगा तो सेजिटेरियस की क्वालिटी, धर्म, आध्यात्म, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, ये सब फिर से दिमाग में आएगा। हाँ, और यहाँ पे
अब चूंकि मार्स साहस का, पराक्रम का कारक है और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे एस्पेक्ट है, तो जो करेज की कमी, साहस की कमी, सूर्य भी उसको कम करता है, मंगल भी उसको कम करता है, यानी कि वो सेक्टर तो खत्म हो गया। ठीक है ना? ये मैं ऐसे अलाइन कर सकता हूं, यानी पराक्रमी होगा, साहसी होगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती। 1-5-9 का कॉम्बिनेशन ना केवल हाउस वाइज है, बल्कि इस चार्ट में तो साइन भी वही है कि पहला साइन, ये पांचवा साइन और नवा साइन, इस व्यक्ति के ऊपर धर्म त्रिकोण 1-5-9 का बहुत अच्छा प्रभाव है। क्या मुझे बैकग्राउंड क्लियर होता है? अब आप बताओ कि इन तीन चीजों को देख के क्या आप बता सकते हो व्यक्ति के बारे में? अगर मैं आपको बोलूं 8-10 लाइनों में बताओ क्या है, क्या बोलेंगे हम? विजडम होगी, नॉलेज होगा, स्पिरिचुअल होगा, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, बैलेंस लाइफ जीने वाला होगा, न्याय पसंद होगा, समाज के लिए काम करने वाला होगा, तेज होगा, ऊर्जावान होगा, फॉरेन ट्रेवल से गेन मिलने की संभावना है, अच्छा वक्ता हो सकता है, बुद्धिमान होगा, है ना? ये सारी चीजें अभी तक पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव चीजें क्यों नहीं आई? मंगल अपना अहंकार देगा जुपिटर को, दे सकता था अगर जुपिटर होता 8वें हाउस में तो केवल मंगल इसको देख पाता। यहाँ जुपिटर रिटर्न फेवर में बैठा है, आमने सामने है और तात्कालिक रूप से शत्रु है, यानी कि न्यूट्रल है, यानी एक दूसरे के लिए कोई समानता नहीं रखते, ना मित्र है ना दुश्मन है, शत्रु है। लेकिन चूंकि 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और 5 का कॉम्बिनेशन है, इधर 9th और 1 का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन त्रिकोण के केंद्र से बहुत अच्छे माने जाते हैं और नैसर्गिक रूप से फ्रेंडली प्लैनेट है। तो मुझे एक बैकग्राउंड मिलता है यहाँ पे, इसमें किसी को प्रॉब्लम कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बैकग्राउंड वैसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके सामने जो आपको कोर्स में साइन राशियां दी हैं उनके बारे में डिटेल बताया है। इसके अलावा तो और कुछ, हाँ और चीजें दी हैं, लेकिन वो उससे संबंध नहीं निकल पा रहा उसका, है ना? तो यहाँ तक बैकग्राउंड क्लियर है मुझे, कोई प्रॉब्लम? एडिशन हो तो लिख के रख लेना, सेशन के बाद में ले लेंगे। तो मैंने भाई एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अब मुझे आना है 10वें घर पे। मेरा रूल फिर से वही सेम है, क्या? ब्लैंक चार्ट, 10वां घर, बताओ ये नेटिव क्या करेगा? मुझे कोई मतलब नहीं है प्लानेट से फिलहाल, बस मुझे तो अब बताओ ये व्यक्ति क्या करेगा, किस प्रोफेशन में होना चाहिए। हाँ, अजीब सा लग सकता है। 6वां नंबर साइन वर्गो कन्या राशि, अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी एक चीज निकल के आती है जमीन से जुड़ना, दूसरी चीज निकल के आती है प्रैक्टिकलिटी, डाउन टू अर्थ। प्रैक्टिकलिटी, दो चीजें इन लोगों के साथ हो जाती हैं, वर्गो कन्या राशि आपको देती है। यहाँ पे मैं असेंडेंट की बात नहीं कर रहा कि व्यक्ति कैसा होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे, अलाइन करेंगे। देखिए हम कंफ्यूज कब होते हैं, हम क्या करते हैं वर्गो राशि को इस तरह से पढ़ते हैं कि असेंडेंट होगा तो ऐसा होगा, व्यक्ति ऐसा होगा। कभी ऐसे पढ़ा है कि 10वें घर में वर्गो होगा तो क्या होगा, कन्या राशि 10वें घर में है तो क्या होगा? बस वही एनालिसिस करने में हमारी थोड़ी सी वीकनेस रह जाती है। चलिए देख लेते हैं पहले बेसिक बेसिक टर्म क्या है। भाई वर्गो है, कन्या है, इंटेलिजेंस की कारक है, तो प्राइमरी रोल है इसका। ओरेटर है, अच्छा वक्ता होते हैं। कुछ क्लिक किया, जब मैं तुला राशि देखा तो मुझे मिलता है ओरल, अच्छा वक्ता, अच्छा स्पीकर। वर्गो राशि भी मुझे देती है ओरेटर। तो मुझे जो चीज क्लिक मिलती है मैं उनको एक तरफ उठा के रखता जा रहा हूँ, है ना, बाद में समझूंगा। पर मुझे जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ, रखता जा रहा हूँ दिमाग में या पेन पेपर पे। ठीक है, ये मुझे मिला। इसके बाद मिलता है क्विक इन ग्रास्पिंग, जल्दी समझ लेना किसी चीज को, क्योंकि मरकरी एक्चुअली कारक होता है लर्निंग का। तो वर्गो राशि, कन्या राशि आपको एक क्वालिटी देती है कि आप चीजों को बहुत जल्दी स्पीड में समझ सकते हैं। चलिए, मैथमेटिकल ब्रेन का मतलब है गणित नहीं, मैथ्स नहीं, जल्दी से, फास्ट तरीके से, आसानी से एनालिसिस करने की कैपेसिटी आपको ये राशि देती है। अनस्टेबल होती है नेचर में, उसका कारण क्या है कि ये ड्यूअल साइन है, 3 6 9 12 ड्यूअल साइन है और मरकरी इसका लॉर्ड है। तो दोनों का बिहेवियर अनस्टेबल होता है, फिक्स नहीं होता। तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये सब वही चीजें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। एक विशेष चीज है इस राशि के साथ में, बाहर से नेटिव लगेगा कि बाहर से काम है, शांत है, लेकिन इनके अंदर इतना कुछ चलता रहेगा, लेकिन वो सामने दिखेगा नहीं आपको। दिमाग में हर समय बहुत कुछ चलता रहता है, यानी कि बेशक ये दिखने में लगे, अब चूंकि कर्म क्षेत्र से जुड़ी राशि है तो हो सकता है देखने में लगे शांत है, लेकिन कर्म क्षेत्र में है तो अपने कर्म के लिए कुछ ना कुछ कार्य के लिए या प्रोफेशन के लिए दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, प्लानिंग सोच चलता रहेगा। ठीक है, एक बड़ी परेशानी है इस राशि के साथ और ये सच है, यकीन मानिए सच है। वर्गो राशि वो है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी रिटर्न कम मिलता है, इसको बैरन साइन कहा जाता है, पता है ना आपको? अनउपजाऊ। अनउपजाऊ का मतलब फर्टिलिटी कम होना, बिल्कुल ना होना ऐसा नहीं है,
थोड़ा सा लेस होना, मतलब रिटर्न कम मिलना। क्यों कहते हैं इसको बैरन साइन? क्या रीजन क्या है? राशि की गलती नहीं है, राशि जैसा आपको बनाती है उसकी गलती है। देखो समझते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये दुर्भाग्य है वर्गो साइन का कि इतना अच्छा साइन, इंटेलिजेंस का कारक और इतनी सब चीजें होने के बाद भी इस राशि की ये परेशानी होती है। और क्यों है उसका रीजन? नेटिव अगर आप हो, आप में से कोई, तो आप खुद समझ पाओगे कि क्या ये सच है या नहीं है। चलिए, नेटिव को थोड़ा सा फिजिकल वीकनेस दे देती है, लेकिन चूंकि हम असेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं तो इस चीज को छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिशन, पहली चीज ये है जहां प्रॉब्लम है। ये क्या है? आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया, आपको पता है लेकिन आप बोलोगे नहीं। इनकी एक अलग प्रॉब्लम है वर्गों की। ये, इनको दिखता है कुछ गलत हो रहा है, तो जो वीक है, जो कमजोर है, ये उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं और इसकी वजह से ये दूसरों के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं। और एक बार नहीं करते, ये बार बार इस चीज को करते हैं। इनको डिस्क्रिशनरी पावर इतनी अच्छी होती है कि इनको समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये सही का सपोर्ट करते हैं, ये ट्रुथ का सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से, और आज की दुनिया में किसी को नहीं चाहिए ट्रुथ। तो बैलेंस साइन इसलिए नहीं है कि वीकनेस है, बैलेंस साइन इसलिए है कि आज की दुनिया के हिसाब से ये नहीं चलते, ये सच के साथ चले जाते हैं अपना नुकसान होने के बावजूद भी, और नुकसान करवाते हैं। आप खुद देख लेना वर्गों वालों को कि क्या ये ऐसा होता है उनकी लाइफ में। उसके बाद है, हाँ, मरकरी का साइन है, टैक्ट टू टैक्ट अच्छे होते हैं, मतलब चीजों को मैनिपुलेट करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन लोगों में। क्या क्या चीजें अटैच करते हैं इनके साथ? लाइब्रेरी है, बुक्स है, जो कि कारक है उस चीज का। ठीक है, आपके लिटरेचर वर्क जितने, राइटिंग और ये सब चीजें आप इससे रिलेट करते हो, बुक्स वगैरह, लिटरेचर काइंड ऑफ चीजें। अपने जो कीवर्ड है वो क्या है? S2P3, दो एस है, तीन पी है, क्या है? पहला एस है सर्विस, सेवा, नौकरी की बात नहीं कर रहा, जॉब नहीं, सेवा भाव। तो 6 नंबर साइन सेवा भाव पहला। वर्गो साइन आएगा तो आपको 5 चीजें क्या याद रखनी है? S2P3, सेवा भाव, सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये साइन जहां है, वहां उस चीजों के संबंध में व्यक्ति नॉर्मली खुद को इंप्रूव करने की, खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। अब 10वें घर में है तो आप अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा कुछ बेहतर बनाने के काम करोगे। तीसरा है प्योरिटी। प्योरिटी क्यों है आपको बताया है। वर्गो साइन का एक और वर्ड होता है जो बोलते हैं वर्जिन। वर्जिन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सम सेक्स, दिस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्योरिटी। ये प्योरिटी, पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, मैंने बताया आपको भी कि ये डिस्कशन करते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्योरिटी ऑफ द हार्ट। और इसी प्योरिटी की वजह से ये साइन बैरन है, क्योंकि किसको चाहिए प्योरिटी आज के समाज में, आज की दुनिया में? तो अगर प्योर रहोगे तो आपको रिटर्न कम मिलेंगे, ये नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं, देश काल पात्र। ठीक है, तो प्योरिटी यहाँ पे इनका एक बेसिक अहम सेंस है वर्गों का। एक और प्रॉब्लम है परफेक्शन की। हम सब जानते हैं परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। बस एक ही साइन है जो नहीं जानता, वो है वर्गो। इनको नहीं समझ आता। ये जितने भी एफर्ट डालेंगे, इतने एफर्ट डालेंगे, इतने एफर्ट, जब तक ये खुद पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि मैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर। और आज की दुनिया में किसको पड़ी है परफेक्शन की? लोगों को तो ये चाहिए कि थोड़ा सा मिल जाए, हमारा काम चल जाए, बस निकलो। ये इतनी मेहनत डालते हैं परफेक्शन के लिए जिसकी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपने 500 का वर्क कर लिया, लोगों को जरूरत है 100 की, तो आपको 100 रुपए ही देगा भाई, 500 क्यों देगा? तो बेसिकली साइन की प्रॉब्लम नहीं है, साइन का नेचर है आपको प्योर बनाना, आपको परफेक्शन की तलाश में ज्यादा मेहनत करवाना, ये कारण है। और आप खुद समझ पाओगे, अगर कोई वर्ग हो तो आप समझ पाओगे। आप इतने एफर्ट डालते हो जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि उससे होती है। कर्म क्षेत्र से कैसे लिंक है समझेंगे। अर्थ साइन है तो अपने आप, मैंने कहा कि पहला वर्ड है इसके लिए प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, प्रैक्टिकल होते हैं लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो मुझे साइन समझ के मैंने वर्गो साइन देखा, क्या मुझे कुछ रिलेट होता है? मैं इस व्यक्ति के बैकग्राउंड से, मैंने बैकग्राउंड बनाया है 1, 5, 9, जुपिटर, सूर्य, मार्स, याद है ना? सन यहाँ है, मार्स यहाँ है, जुपिटर 11वें घर में है, 1, 5, 9 त्रिकोण। क्या उसके साथ ये वर्गों का कुछ चीजें मैच होती हैं? हमने क्या क्या देखा वर्गों में, कन्या राशि में? चलिए जी, इंटेलिजेंस, हाँ सजिटेरियस है, विद्वता है, विजडम है, नॉलेज है, आपका वर्गो भी आपको दे रहा है। अच्छे वक्ता, लिब्रा ने आपको ओरेटरी स्किल दी, तुला राशि ने, और यहाँ पे आपको वर्गो भी देती है।
कोई ड्रास्टिक जल्दी समझ लेना चीजों को, हाँ, चूंकि जुपिटर कारक है ऑलरेडी और वर्गो भी आपका साथ देती है यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिकल स्किल हो सकती है क्योंकि मरकरी भी कारक है उसका, वर्गो साइन है और जुपिटर अपने आप में कारक है। तो मुझे यहाँ पे लगभग सारी चीजें मैच होती मिलती है। काम आउटसाइड, ये चीज मुझे केवल अभी वर्गो में मिली है। अर्निंग लेस देन डिजर्व, ये वर्गो का नेचर है, ये है ही यहाँ पे, ठीक है। और क्या चीजें इसके साथ जो में मिल रही है? फिजिकल वीकनेस, हो सकता है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असेंडेंट की बात नहीं कर रहा। ये चीज डिस्क्रिप्शन अच्छा हो सकता है, टैक्टफुल हो सकते हैं। अभी तक इन चीजों को मैं ऐड करूं ना करूं समझ नहीं आ रहा। क्या लिटरेचर वगैरह के काम को कर सकता हूं? हाँ, इसको कर सकता हूं, क्योंकि क्योंकि सेजिटेरियस मुझे ये चीजें देती है, ज्ञान, धर्म, नॉलेज, ये सब कहाँ से आएगा? बुक से, लिटरेचर से, साहित्यों से। तो ये कहीं कुछ अलाइन में कर सकता हूँ, भी कर नहीं रहा, कर सकता हूँ। एक पिक्चर का बैकग्राउंड बन गया, अब उसके ऊपर मैं चीजें रखना शुरू कर रहा हूँ 10th हाउस की केवल साइन देख के। मेरे कीवर्ड्स मैंने देखे तो मुझे चीजें मिलती है कि भाई परफेक्शन के लिए आदमी काम करेगा अपने कर्म क्षेत्र में, अपने काम को लेके प्रैक्टिकल होगा, है ना, सेवा भाव मन में रखा होगा, क्योंकि क्या बताया था, 11वां घर सोसाइटी के लिए काम करना, तो समाज के लिए सेवा भाव मन में होगा और खुद को बेहतर बनाना। चूंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में है, सेजिटेरियस की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, बढ़ाएगा, तो खुद को आप बेहतर बनाते रहेंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पे मिलती है। अभी तक मुझे केवल वर्गों के हिसाब से चीजें मैंने एक सेटअप बना के रख लिया। अब मैं ले आता हूँ इसमें 10th हाउस में प्लानेट। दो प्लानेट है, भूल जाओ। पहला प्लानेट मुझे केवल एक ही दिख रहा है, वो है सैटर्न, शनि। क्या करेगा? अपने कारकत्व देगा। सबसे पहला काम क्या है? कारकत्व, देरी, डिले, परेशानियां। कारकत्व है, नेचुरल है, देना है, देगा। कितना देगा ये भी डिसाइड करेंगे, लेकिन देगा, कुछ तो देगा। आया हूं तो कुछ तो देके जाऊंगा, बहुत सीधी सी बात है, खाली हाथ नहीं बैठूंगा। 10वें घर में बैठा प्लानेट, हो ही नहीं सकता कि इसका कोई संबंध आपके करियर से ना हो। कोई तो कोई संबंध होगा, आपको अभी देखेंगे हम लोग इस चीज में। चलिए, और क्या कर रहा है सैटर्न? सैटर्न कारक है लेदर का, सैटर्न कारक है मेटल का, सैटर्न कारक है केमिकल का, पेट्रोल का, जमीन से नीचे निकलने वाली चीजों का, इस तरह की चीजों का। तो उसकी एक हमने टोटली बना ली, एक लिस्ट फाइल कर ली, ठीक है। किस हाउस को कनेक्ट कर रहा है? दूसरा काम ये क्या करेगा, एक हाउस को कनेक्ट करेगा, हाउस नंबर 2 को, 3 को 10 से कनेक्ट करेगा। हाउस नंबर 2 मतलब वाणी का, स्पीच का। और मैंने पीछे देखा था कि मुझे 7 नंबर राशि ओरेटरी स्किल देती है। 6 नंबर जो 10वां साइन है 10th हाउस का साइन, वो मुझे ओरेटरी स्पीकिंग स्किल्स देती है, कला, अच्छा वक्ता बनाती है। सैटर्न भी सेकंड हाउस को इन्वॉल्व करता है। इस चीज को मैंने फिर से एक जगह उठा के रख लिया कि हाँ, 3 जगह से ये कॉन्सेप्ट मिला। अभी तक मैं कुछ कर नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि जो लिंक मिल रहा है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज, सेकंड हाउस है फैमिली बिजनेस का, तो भाई फादर का बिजनेस, ठीक है। तीसरा साइन भी है, तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, हार्डवर्क का, प्रयासों का, और तीसरा भाव है कोडिंग का। जो आप लैंग्वेज लिखते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसमें कोडिंग जो होती है, और वर्गो मरकरी भी इसका कारक है कोडिंग का। तो भाई फादर का कोडिंग का बिजनेस या इस तरह का सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस सैटर्न या 10th हाउस में ले आया हो सकता है, मुझे क्या पता, हो सकता है, संभावना है। दूसरा घर फादर के बिजनेस का है, ये सॉफ्टवेयर कोडिंग का है। सैटर्न एक टेक्निकल प्लैनेट है, 2 और 3 के घर को यहाँ पे ऐड करता है और मरकरी भी उसका कारक हो जाता है। तो मैंने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक खंड में, एक सेल्फ में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट उठा के रख लिया कि फादर का बिजनेस हो सकता है, कोडिंग हो सकती है, सैटर्न एक टेक्निकल प्लैनेट है। लेकिन एक एक मन में डाउट आएगा कि इंजीनियरिंग का कारक मार्स है, तो मार्स अभी दिख नहीं रहा रोल में कहीं, मार्स कहाँ था, यहाँ है। तो बहुत ज्यादा संभावना लग नहीं रही, लेकिन देखते हैं, हो सकता है हो। चलिए, एक और कॉम्बिनेशन। अब आ जाता है मून। मून कारक है लिक्विड का, सैटर्न कारक है केमिकल का। तो लिक्विड केमिकल का काम फादर का बिजनेस बनाता है कॉम्बिनेशन की, भाई पापा का बिजनेस है रिफाइनरी का, पेट्रोकेमिकल का, है ना, उसका अंबानी का चार्ट हो, मुझे क्या पता कि फादर का बिजनेस मिला पेट्रोकेमिकल का, इस तरह की चीजें। मून लिक्विड है, सैटर्न पेट्रोल डीजल सब चीजें हैं, हो सकता है ना कॉन्सेप्ट। 2-10 का कॉम्बिनेशन। मैंने अपनी अलमारी फिर से खोली, एक शेल्फ, दूसरे शेल्फ में पेट्रोकेमिकल या केमिकल, लिक्विड केमिकल का बिजनेस उठा के रख दिया है और उस पर मोहर लगा दी कि ये दूसरा घर और सैटर्न मून दे रहे हैं। पहले शेल्फ में मैंने क्या रखा था, कोडिंग रखी थी, क्योंकि 2, 3, 10 और मरकरी को लेके चला था। वहां प्रॉब्लम क्या थी
कि उस कोडिंग के काम में मुझे मून का रिलेशन दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे मून का रिलेशन अभी क्लियर दिखता है। तो मैंने अपनी दूसरी शेल्फ में ये वाला पीस उठा के सेट करके रख दिया। 2 शेल्फ हो गए मेरे पास। क्या-क्या? एक कोडिंग हो सकती है, सर्टेन टेक्निकल प्लैनेट है, थोड़ा-सा वीक है क्योंकि मार्स मुझे कहीं दिख नहीं रहा, इंजीनियर का कारक। दूसरा फादर का बिजनेस हो सकता है हाउस नंबर सेकंड से 10th हाउस, सॉरी सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में है तो वहां मिल सकता है। सैटर्न खुद कारक है इन चीजों का, पेट्रोल का, केमिकल का, और मून लिक्विड का है। हाँ, ये कुछ ठीक ठाक सा लगता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो आगे देखूंगा। तो 2 सेल्फ रेडी हो गए। चलिए, अब मून आया है तो अपना कारकत्व छोड़ेगा, या तो लिक्विड देगा या फिर ट्रेवल देगा, कुछ तो देगा। मुझे हर चीज देखनी है। अब मैंने लिक्विड देखा, जैसे ही मैं देखता हूँ कि ट्रेवल भी दे सकता है, तो मुझे याद आया कि सेजिटेरियस लॉन्ग ट्रेवल, गेन फ्रॉम ट्रेवल। 7 राशि जहां मेरा असेंडेंट का लॉर्ड है वो भी लॉन्ग ट्रेवल देती है, और मून भी कारक है ट्रेवल का। 3 चीज मिलती है। एक, मुझे मिली लॉन्ग ट्रेवल, ट्रेवल जिससे 3 जगह मुझे मैच मिला। अगली चीज मिली मुझे क्या, ओरेटर स्पीकिंग, जो मुझे 3 जगह मैच मिला। इनको मैंने एक तरफ उठा के फिर लिख के रखा है अभी तक, ठीक है। मुझे पता नहीं क्या करेंगे। सैटर्न और मून में 4 डिग्री का डिफरेंस है, क्या बनेगा यहाँ पे, सबने पढ़ा है, बताया है, याद है कुछ? विष योग बनाएगा। सैटर्न मून एक साथ होना, इतने क्लोज एसोसिएशन में विष योग बनाता है, यानी 10वें घर में है, तो 10वें घर से संबंधित परेशानियां, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल देगा, क्रिएट करना ही पड़ेगा। ये तो मजबूरी है, विष योग बना हुआ है। किस हद तक जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा या थोड़ा करके छोड़ देगा, काम करने देगा? ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, राशियों पे, साइन पे, या पोजीशंस पे। मून के लिए क्या वर्गो मैलिफिक है? नहीं है। मून के लिए वर्गो में होना फ्रेंडशिप है, लेकिन मरकरी क्या है, तात्कालिक शत्रु है, यानी कि न्यूट्रल है। मून का यहाँ होना न्यूट्रल है। अब मरकरी यहाँ है तो सैटर्न के लिए वैसे तो फ्रेंडली है, लेकिन तात्कालिक शत्रुता में है, तो शनि के लिए भी 6 नंबर साइन न्यूट्रल है। यानी कि अभी मित्र मित्र वाला कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, यानी कि विष योग बनता है एक ऐसे साइन में जो न्यूट्रल है, यानी कि हाँ, विष योग को प्रभाव अपने देने चाहिए। ऊपर से 8th हाउस का लॉर्ड है मून। कई जगह लिखा है सूर्य और चंद्रमा को, सन और मून को 8 की लॉर्डशिप का असर नहीं होता, दोष नहीं होता। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर आपको कोई जगह दी गई है तो आप उसके प्रभाव दोगे ही दोगे। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे प्लेसमेंट में हो, फिर चाहे कोई भी प्लानेट हो, वो अच्छे रिजल्ट दे देगा। अगर खराब प्लेसमेंट में हो तो खराब रिजल्ट आएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस वाले कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूँ। आपको होना है, आप हो जाइए, 2 4 20 25 चार्ट पर देख लीजिएगा। चलिए, मेरा विष योग बन गया, मुझे वर्गो मिल गया, मुझे 2 3 4 चीजें समझ में आई। सैटर्न सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 10th में है, ये भी वाणी का भी कारक है। तो ओरेटर, वाणी, ये चीज भी मुझे प्रखरता से मिलती है। लॉन्ग ट्रेवल मिलते हैं, मुझे कोडिंग मिल रही है कि भाई सैटर्न टेक्निकल प्लैनेट है। मुझे फादर का बिजनेस पेट्रोकेमिकल रिलेटेड या वाणी संबंधी कोई बिजनेस मिल सकता है जिसमें मून का इन्वॉल्वमेंट। अभी तो बहुत सारी चीजें, 2 3 चीजें मिल गई मुझे, मैंने लेयरिंग की है, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो दूसरी लेयर आई है। अब क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अगली लेयर पे। 10th हाउस का लॉर्ड किस साइन में है, राशि देखूंगा। कैप्रिकॉर्न में है, फिर से अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी कि प्रैक्टिकल। क्या क्या बताया है आपको मैंने कैप्रिकॉर्न के बारे में। अब इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, 10th हाउस का लॉर्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि में है। कर्म, कर्म कैसे होंगे, जिसमें बुद्धि का यूज होगा, एक्टिव होगा। कर्म में निष्ठा होगी, लगन होगी। कर्म ऐसे होंगे जिसमें सम्मान मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, स्टेटस मिलेगा। कर्म कैसे होंगे, जिसमें पब्लिसिटी मिलेगी, लोग आपको जानेंगे। और पूरी 12 राशियों में ये एक राशि है मकर, जिसको कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन राशि है, गोल ओरिएंटेड, लगन। अपने काम के प्रति अगर कोई पूरी निष्ठा के साथ भागता है, लगातार मेहनत करता है, तो वो है कैप्रिकॉर्न साइन देता है आपको, मकर राशि देती है। मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, ये मेन मेन एलिमेंट है इस राशि का, इसलिए बोल्ड में लिखा है मैंने, और आपको बहुत पहले बताया भी था। मुझे एक तुला राशि के एक फीचर मिला था कि मेरा जुपिटर गुरु तुला राशि में है। ये लोग सिंसियर नहीं होते, लगन की कमी होती है। क्या वो कमी मरकरी 10th हाउस का लॉर्ड, कर्म का लॉर्ड, यहाँ पूरी करता है? बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि इसका प्राइम एलिमेंट है गोल ओरिएंटेड।
जिस लगन के साथ कैप्रिकॉन काम करता है अपने उद्देश्यों के लिए और कोई राशि काम नहीं करती, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने खत्म कर दिया कि लिब्रा का जो खराब क्वालिटी है वो मरकरी पूरी कर देगा। चलो पूरी नहीं करेगा, बैलेंस तो करेगा। कर्म कैसे? इंटेलिजेंस वाले, बुद्धि का यूज होगा, निष्ठावान, स्टेज, सम्मान, प्रेस्टीज, लोग जानेंगे आपको और आप अपने उद्देश्यों के लिए लगातार सतत मेहनत करेंगे। ये कर्म क्षेत्र से मुझे राशि मिली है, सम्मान की राशि है, स्टेटस का सिंबल है, 10वीं राशि काल पुरुष कुंडली का 10वां घर है, तो अपने आप में स्टेटस का सम्मान का प्रतीक होती है। ये बैकग्राउंड मिला है मुझे। मतलब मरकरी ने मुझे क्या दिया, कुछ पुरानी जो उलझने थी 7वीं राशि की वो खत्म कर दी। सूर्य मुझे सेजिटेरियस में सम्मान दिलाता है, गवर्नमेंट से फेवर दिलाता है, ठीक है। यहाँ 1 5 9 धर्म त्रिकोण मुझे स्पिरिचुअल मैटर में ज्ञान, नॉलेज, विजडम में बड़ा बनाते हैं और मरकरी कैप्रिकॉर्न में बैठ के मुझे बड़ा बनाता है, मेरा स्टेटस बढ़ाता है, लोगों के बीच में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। कुछ बनता है बैकग्राउंड। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद सोच लो। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या बैकग्राउंड बनता है? मरकरी 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, वाणी का कारक है, फादर के बिजनेस का भी है, बिल्कुल सही है। तो वो फादर का बिजनेस तो मैंने एक अलमारी में रख दिया है ना ऑलरेडी। फादर का बिजनेस एक अलमारी के सेल्फ में रखा है। वाणी संबंधित मुझे 4 जगह से कॉन्सेप्ट मिले अभी तक, तो अब एक अलमारी इसके लिए बनती है। तो मैंने अलमारी का एक शेल्फ इसके लिए रख दिया। तो अब मेरे 3 शेल्फ भर गए, अलमारी के 3 खंड मैंने भर दिए। क्या क्या? पहला था कोडिंग वाला, सेकंड टेक्निकल प्लानेट है, हाउस नंबर 2 थीम, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, ये सब मिला के। दूसरा फादर का बिजनेस, सैटर्न मून, लिक्विड, केमिकल, ऐसा कुछ करके हो सकता है। तीसरा वाणी से संबंधित काम, क्योंकि 4 जगह से मुझे ये चीजें मिली है और मरकरी खुद कारक है। मैंने अब क्यों लिया? क्योंकि मरकरी यहाँ पे खुद कारक है। अच्छा, एक चीज अभी बता दे रहा हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा 10th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में है उससे संबंधित काम करा सकते हैं। 4 में है तो 4 से करा दो, 7 में है तो 7 से करा दो। ये कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी चेक करोगे तो 100 चार्ट पे चेक करोगे, 30 चार्ट पे भी निकल के नहीं आएगी, 25 30 चार्ट पे ज्यादा से ज्यादा निकल के आएगी। फिर भी हर बुक में हर जगह इसका उल्लेख मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इस पे हमने बहुत लंबा काम किया है और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कब एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही है और इस चार्ट में वो क्षमता है। इस चार्ट में मैं बोल सकता हूं कि हाँ कंफर्म है, इस व्यक्ति के काम में सेकंड हाउस का महत्वपूर्ण योगदान होगा ही होगा। इसका रीजन मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम केवल अभी बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं बैकग्राउंड जान के, और केवल आसान आसान लेयरिंग करके मैं पढ़ सकता हूँ चार्ट को। ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पता है कैप्रिकॉर्न क्या होता है, वर्गो क्या होता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। इस चार्ट के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, सेकंड हाउस का योगदान होना ही पड़ेगा और मरकरी कारक है सेकंड का और स्पीच का। और एक शेल्फ मेरे पास स्पीच की बनी रखी है, वो मैं आपको पूरा रिसर्च शेयर करूंगा कि हमने क्या किया है उसके लिए। ठीक है, तो मेरी याली लेयरिंग हो गई। अगला आ जाते हैं। कैप्रिकॉर्न में कोई प्लैनेट होता है तो एक अलग डेफिनेशन दी है ना, याद है आपको? चलिए, अब ये चीजें देखो, ये छोटी छोटी चीजें हम जो भूलते हैं ना एनालिसिस में, ये काम आती है। एक्ट विद डिग्निटी, कर्म स्थान पे अपने कर्म कैसे करेगा? प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। कहाँ का लॉर्ड है? 10वें घर का। 10वें घर का लॉर्ड अगर कैप्रिकॉर्न में है तो डिग्निटी वाले काम करेगा, सम्मान वाले। अपने ट्रेडिशन से, अपने साहित्यों से, अपने कल्चर से, अपने समाज से जुड़ेगा, उसकी नॉलेज रखने वाला होगा। और कर्म के ऐसे काम होंगे कैप्रिकॉर्न में कि जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल होंगे, इलीगल नहीं, गलत नहीं, जिसको समाज सम्मान दे, आसानी से एक्सेप्ट कर ले और उनके लिए वो बेहतर बनाए। यानी कि कोई कैप्रिकॉर्न में जो प्लैनेट है वो अपने आप ऐसे, हाँ अब डेबिलिटेशन में हो जाए तो बात अलग है, नीच राशि में। लेकिन आपको बता देता हूं, कैप्रिकॉर्न में होना, कौन नीच का होता है? जुपिटर होता है। सेम चार्ट 9 नंबर साइन रतन टाटा जी का है, और कहाँ है जुपिटर? सेकंड हाउस में, नीच राशि का है। फिर भी एक्ट तो डिग्निटी का है, याद रखना। साइन में इतनी ताकत होती है, और प्लैनेट भी वैसे ही है, तो नीच हो जाने का मतलब इसका उल्टा नहीं हुआ। हाँ ये बात सही है कि वेल्थ पे इंफ्लुएंस पड़ा, वेल्थ दान कर दी, उसके और भी रीजन है। लेकिन सॉरी, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि प्लैनेट इन कैप्रिकॉर्न, प्लैनेट इन सेजिटेरियस, इनके बहुत महत्व है और इसीलिए आपको इतने डीप में, इतना डिटेल में जाके ये चीजें समझाएंगे। तो मुझे कैप्रिकॉर्न का एक स्टेटस मिल जाता है यहाँ पे कि अब कंफर्म है कि यार जो भी पर्सन होगा होगा तो बड़ा डिग्निटी वाला, सम्मान वाला और जड़ से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए।
और इसी तरह के कर्म होने चाहिए क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है। हमने इसके कैप्रिकॉर्न के जो कीवर्ड आपको दिए हैं वो क्या है? पहला है अचीवमेंट। क्यों? मैंने कहा 12 में से सिंगल राशि है जो सतत मेहनत करती है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अचीवमेंट करके रहना है, कुछ भी हो जाए। दूसरा है स्ट्रक्चर। इनको कुछ टेंजिबल चाहिए होता है। टेंजिबल मतलब दिखाई दे, छू सकते हो जिसको। तो अचीवमेंट और स्ट्रक्चर। अब जैसे ही स्ट्रक्चर बोलूंगा, 10वें घर पे जाओगे, सैटर्न भी तो स्ट्रक्चर का कारक है, कंस्ट्रक्शन भी तो कर सकता है, ये तो भूल ही गए थे। स्ट्रक्चर सुन के आता है। क्यों? 10th हाउस का लॉर्ड स्ट्रक्चर की राशि में है और कारक स्ट्रक्चर का सैटर्न फाउंडेशन का। फाउंडेशन स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने एक चीज थोड़ी सी मिली, बड़ी इतनी बड़ी नहीं मिली कि मैं इसके लिए एक शेल्फ बनाऊं, लेकिन इतनी तो मिली है कि हाँ थोड़ा ध्यान रख सकता हूं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो पानी पे कैसे खड़ा होगा, साथ में मून भी तो है। तो थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैं इसको भी शेल्फ नहीं दे रहा। मैं शेल्फ उनको ही दे रहा हूं अपनी अलमारी में, अपनी कबर्ड में, कि जहां जहां मैं थोड़ा सा मुझे ज्यादा अच्छी उम्मीदें दिखती है। तो कीवर्ड मिल गया, अचीवमेंट है, स्ट्रक्चर है। क्या इसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन किसी को दिखता है? यहाँ पे बताओ, क्योंकि मुझे विश योग को एनालाइज करना है। ये पूरा खत्म कर देगा या थोड़े कम रिजल्ट देगा? सैटर्न मार्स को गौर से देखो, क्या राशि परिवर्तन है? 2 और 10 का राशि परिवर्तन। क्या फिर से नहीं बोलता कि हाँ, 10वां घर से दूसरे का संबंध तो होना पड़ेगा, चाहे फादर का बिजनेस हो, चाहे वाणी संबंधी हो, या दूसरे घर से संबंधित और कुछ काम हो, ये तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, ये वो रिसर्च वाला नहीं है, ये तो ये राशि परिवर्तन है। अब मैं आपको राशि परिवर्तन की एक बहुत अमूल्य चीज बताता हूँ, बहुत कोर राशि परिवर्तन का। दो ग्रह के बीच अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो समझ लेना कि उनने वो घर जोड़ दिए हैं। और मैं आपको एक चीज लिख के देता हूं, नोट कर लेना, चार्ट में एनालिसिस कर लेना। अगर राशि परिवर्तन है सैटर्न मरकरी का, तो मरकरी के साथ मून का इंफ्लुएंस है, ये कंजंक्शन माना जाएगा। अगर यहाँ दूसरा कोई प्लैनेट है वीनस, तो सैटर्न के साथ उसका कंजंक्शन माना जाएगा। और 250 चार्ट ले लेना, सैकड़ों चार्ट ले लेना, देखना कि जिन प्लैनेट के बीच में राशि परिवर्तन हो जाए, वहां इस प्लैनेट का अपने आप इससे संबंध बन जाएगा, गारंटी है। ये राशि परिवर्तन का बहुत अच्छा नियम है, ये दोनों हाउस कनेक्ट करने का और प्लैनेट को आपस में जोड़ने का। डिटेल में अलग से बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी वहां जाना नहीं चाह रहे। तो इसका मतलब ये राशि परिवर्तन किया है तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब मैं कह सकता हूं कि विष योग का जो बहुत खराब परिणाम है वो पूरे खराब नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सही, लेकिन अब कम हो जाएंगे, क्योंकि राशि परिवर्तन है तो मरकरी ही यहाँ है और सैटर्न सेकंड हाउस में है। ऐसा मान के चलना, दोनों दोनों जगह मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब मेरे पास ये पूरा चार्ट आया, ये सब चीजें मैंने देख ली। बैकग्राउंड मेरा क्या था? स्पिरिचुअलिटी, धर्म, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, फॉरेन ट्रेवल, है ना? ये सब चीजें मिली मुझे। वर्गो ने मुझे भी इंटेलेक्चुअल वाली चीजें दी। मकर राशि ने मुझे सम्मान दिया, प्रेस्टीज दिया, दो तीन अलग अलग चीजें दी। अब मैं आपको अगर अगली लेयरिंग नहीं करूं, इस लेयरिंग तक मैं आपको कहूं कि बताओ मुझे करियर ऑप्शन क्या है, मुझे ठीक है, मुझे समझ में आता है कि यार ये हो सकता है कि दूसरे तीसरे के कम्युनिकेशन की, सॉरी, सेकंड हाउस से सैटर्न का रिलेशन है, मून है, लिक्विड केमिकल की काम हो, और चूंकि इसकी वजह से हो सकता है ट्रैवल भी करना पड़ता हो। एक काम मुझे समझ में आता है, मैं इसको ना नहीं कह सकता, आप ना कर ही नहीं सकते। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जो साइन है वर्गो, ये कहीं रिलेट नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं, नहीं, ये मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं। आपको प्रॉब्लम लगती है तो सोचिए, नहीं तो मत सोचिए। मैं तो सोचूंगा कि वर्गो, यार मुझे नहीं मजा आता कि वर्गो साइन कुछ तो लिंक करती। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। हाँ, और कोडिंग वाले काम से इसलिए मैं डाउटफुल हूं क्योंकि ये मार्स का संबंध नहीं है। इंजीनियरिंग में मार्स कहीं ना कहीं होना चाहिए, या फिर राहु आपको लैंग्वेज देता है, सॉफ्टवेयर देता है, वो चीजें बहुत नहीं मिल रही मुझे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है अभी फिलहाल। मैंने अगली लेयरिंग करूंगा, और वो लेयरिंग जो फाइनल लेयरिंग, हालांकि फाइनल नहीं है वो, लेकिन आज के लिए फाइनल है। वो फाइनल लेयरिंग कब मत करना, डायरेक्ट मत करना, इतना सब करने की बात करना। अब मैं आपको फाइनल लेयरिंग देता हूं। 10th हाउस का लॉर्ड किस नक्षत्र में है? श्रवण नक्षत्र, 11 डिग्री मकर राशि। और मैंने आपको अगर इसके रिलेटेड चीजें बताई हैं कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड इस जगह हो तो क्या वर्क आप निकाल सकते हो। देखो,
पढ़ो सारी चीजें और खुद जज कर लो कि पर्सन क्या करेगा। पहला कॉम्बिनेशन है टीचर होता है, गुरु हो सकता है, प्रीचर है जो धर्म के बारे में लोगों को बताता है, एजुकेशन, ज्ञान, विजडम, नॉलेज। ये श्रवण नक्षत्र है, स्पेसिफिक फीचर्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा आदमी क्लासिकल स्टडी करता है अपने साहित्यों की, अपने ट्रेडिशंस की, ठीक है। ऐसा व्यक्ति इससे जुड़ा हो सकता है कि अपने जो पुराने ट्रेडिशन है, अपने साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, अपने जो धर्म है उसकी रक्षा, उसको एक संभाल के रखने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करने में माहिर होता है, निपुण होता है। श्रवण नक्षत्र आपको होटल देता है, रेस्टोरेंट भी देता है। श्रवण नक्षत्र आपको ट्रैवल देता है, टूरिज्म देता है। श्रवण नक्षत्र आपको टेलीकॉम सेक्टर देता है। और देखो शानदार चीज, टेलीकॉम सेक्टर मतलब कि कान, कान मतलब हाउस नंबर 2 और उसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और मजेदार चीज ये है कि श्रवण नक्षत्र का सिंबल क्या होता है? एक सिंबल है क्या? कान। तो क्या टेलीकॉम सेक्टर नहीं हो सकता? सैटर्न टेक्निकल प्लैनेट है, दो और यहाँ का कॉम्बिनेशन है। अब ये लेयरिंग जब मैंने खोली तो आप जरा चूज करो, आप इसमें से क्या चूज करोगे, क्या सिलेक्ट करोगे? क्या आप समझ पा रहे हो? क्या मुझे यहाँ पे कोई डाउट रह जाएगा? ट्रेवल बिल्कुल आएगा, मून देगा। ट्रेवल का कारक क्या है? मून देगा ये आपको ट्रेवल, यानी कि मेरे काम में ट्रेवलिंग देगा। तीन चीजें यहाँ मुझे ऐसी मिलती है जो 1, 5, 9 के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा सूट करती है। वर्गो राशि से सूट करती है, कन्या से। मकर राशि का प्रेस्टीज, ट्रेडिशन की नॉलेज, मरकरी का मकर में होना, ये सारी चीजें यहाँ से रिप्रेजेंट करती हैं। अब मुझे यहाँ सैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा, लेकिन सैटर्न आपको स्ट्रक्चर देता है और ये फाउंडेशन देता है और यहाँ इनकी लाइफ में रोल रहा है। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ना कि नेटिव आगे फाउंडेशन में कुछ जाएगा, तो मैं भी रुका हूं यहाँ पे। मैं सैटर्न को केवल फिलहाल विष योग के लिए माना है मैंने। और दूसरी चीज, अभी मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने शायद कहाँ तक किया, वीनस मरकरी तक किया है कि मरकरी इन 12 साइड, सैटर्न और वीनस आपके रह गए, वो भी हम कर लेंगे। तो सैटर्न जब वर्गो में है 10th हाउस में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कारक स्टेटस का बन जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, मतलब कि कालपुरुष कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड। तो यहाँ पे ये एक रेस्पेक्ट और सम्मान की स्थिति लाने के लिए काम करता है। वीनस सैटर्न कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेयरिंग करने के बाद, और जब नक्षत्र में, अगर नक्षत्र डायरेक्ट खोल लिए कि यार करना क्या है, इतना सब छोड़ो, डायरेक्ट देख लो मरकरी किस नक्षत्र में है और बता दो, इतनी लंबी लिस्ट खुलेगी, इतनी लंबी लिस्ट खुलेगी, समझ नहीं पड़ेगा। मुझे बैकग्राउंड पता है, 1, 5, 9 बैकग्राउंड मुझे बहुत स्पष्ट बोलता है कि बहुत मजबूत बैकग्राउंड है, धर्म त्रिकोण है। वर्गो साइन मुझे इंडिकेट करता है, फिर कैप्रिकॉन करता है, मरकरी वहां पे करता है, उसके बाद सैटर्न का 10th हाउस में होना करता है। ये सब मिलाने के बाद जब मैं श्रवण नक्षत्र जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये नेटिव ज्ञान, नॉलेज, स्क्रिप्चर, वेदों से जुड़ा होगा, धर्म में आस्था रखने वाला होगा, बाहर बहुत ट्रेवल करने वाला होगा। होटल रेस्टोरेंट इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे क्या चूज करना है? कुछ भी जो सब मिल रहा है, या वो, या बहुत ज्यादा मिल रहा है जिसके कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसका चार्ट है जानते हैं? पहले भी किया है, स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट है। ठीक है, क्या किया? पूरी लाइफ विदेशों में जाके हिंदू धर्म को मान्यता दिलाई, ये बताया सबको कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, और इन्हीं की देन है कि हिंदू धर्म को इतना बड़ा बनाया इन्होंने अपनी स्पीच से। कितनी स्पीच दी है इन्होंने, वाणी से। सामने वाले ने कान का यूज किया, श्रवण नक्षत्र, इन्होंने यूज की अपनी वाणी। वाणी से धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने जो भी कमाया उसको मठ की स्थापना और रामकृष्ण मिशन की स्थापना में लगा दिया, फाउंडेशन और स्ट्रक्चर। लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये फाउंडेशन किस तरह का है, इसलिए मैंने सैटर्न के बारे में वो बात नहीं की। मुझे पहले से पता तो मैं बोलूंगा देखो सैटर्न स्ट्रक्चर देगा, लेकिन मुझे नहीं पता, केमिकल भी दे सकता है, फर्टिलाइजर भी दे सकता है। तो मुझे नहीं पता कि भाई ये बंदा, ये पर्सन स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ करेगा बिना स्वार्थ की चिंता किए, बस वहां। लेकिन मैंने सैटर्न को केवल इसलिए इंक्लूड किया कि भाई विषयोग बना रहा है और स्टेटस देगा। और विषयोग का रीजन क्या है, विषयोग क्यों हुआ, क्या उसका रिजल्ट क्या है? इन्होंने अपने काम के लिए बैरन साइन, रिटर्न नहीं मिलना, परफेक्शन के लिए इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी ट्रैवलिंग की।
खुद का स्वास्थ्य खराब हो गया, मून 8वें घर का लॉर्ड ट्रैवल दे के बिना स्वास्थ्य की चिंता किए 39th ईयर की एज में डेथ हो गई। रीजन ये था कि ट्रैवल की वजह से इतने सारे प्रभाव हुए कि वहां इनको ठहरना पड़ा। चीजें ये अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूँ चार्ट किसका है। ये तो मुझे नहीं पता कि भाई ये मून, हाँ ये पता है कि मून तो अष्टम का लॉर्ड है और विश्व योग बना 10वें भाव में। कर्म से संबंधित परेशानियां दिखती हैं, स्ट्रगल दिखते हैं, कोई आसानी से नहीं मिल गया इनको, इतनी मेहनत करनी पड़ी है इनको, इतने स्ट्रगल किए हैं। फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट कहाँ से मिला है? राजा अजीत सिंह ने इनको फाइनेंस किया था, पैसे दिए थे, तब ये जाके अपने धर्म के लिए सब जगह जा पाए। उसके बाद फिर वेस्टर्न कंट्री से जितना पैसा इन्होंने बनाया ये सब काम करके, वो सब खुद ने नहीं रखा, दान कर दिया, क्योंकि रामकृष्ण मिशन और कुछ मठ की स्थापना की। वृश्चिक का राहु, रतन टाटा जी का भी है वृश्चिक का राहु, बिल गेट्स का भी है, इनका भी है, जिन्होंने अपनी मैक्सिमम संपत्ति दान कर दी। क्या होता है वृश्चिक का राहु? सॉरी, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। राहु केतु फॉर्मेशन ऑल साइन सब जगह, ठीक है। लेयरिंग करने से कुछ समझ में आता है, चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे हो रही हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। और ये एक चार्ट नहीं है, 6 से 7 चार्ट हम यही करेंगे। आपको लेयरिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको लगता है फायदा है तो करिए, नहीं तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। अब अगला चार्ट आज ना ले बेटर है, क्योंकि लंबा हो गया सेशन, है ना, कल कर लेंगे। तब तक इसकी एक बार और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर अभी है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ क्योंकि इसमें मुझे डाउट है। ठीक है, चलिए ओके।